अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 8 सर्कल को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले वो बेसिक आइडियाज और उन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हों तो उनको ईजिली और जल्दी समझ पाएँ। तो चलते हैं पहले बेसिक डिस्कशन की तरफ। चैप्टर नंबर 8 सर्कल, और इसके बाद हम लोगों ने अगला चैप्टर स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 9। वो क्या है? वो था हमारे पास, कहाँ से स्टार्ट होता था? उसके अंदर पहले पैराबोला आता था, फिर एलिप्स आता था और फिर हाइपरबोला आता था। ये एक चैप्टर नंबर 8 सर्कल और चैप्टर नंबर 9 पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ये दो चैप्टर हैं। ठीक है जी बेटा, ये दो चैप्टर आपके पास आते हैं कोनिक सेक्शन के अंदर। ठीक है जी बेटा, तो सबसे पहले यकीनन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों जो हैं बेसिक एक ही जैसे हैं। ठीक है ना बेटा, साल के तौर पे चैप्टर नंबर 8 समझोगे तो चैप्टर नंबर 9 को समझने में आसानी होगी। सही है ना बेटा? तो समझ लो कि एक तरीके से तुम चैप्टर नंबर 8 तो स्टार्ट करो, चैप्टर नंबर 9 भी स्टार्ट करो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। इनके कॉन्सेप्ट आगे भी काम आएंगे। कैसे, जरा देखते हैं। स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 को मैंने कहा कि ये क्या है? कॉनिक सेक्शन है। ठीक है ना बेटा, आपकी बुक में कहा गया ये कॉनिक सेक्शंस में। कोनिक का मतलब क्या होता है? कोनिक का मतलब होता है कोन। ठीक है ना, कोनिक का मतलब ये होता है कि एक कोन है, उस कोन को हम कट करें तो कुछ कर्व निकल कर आते हैं। ठीक है जी बेटा, अब उन कर्व को पढ़ना है। उन कर्व को जब हम देखेंगे तो उसमें सर्कल होगा, पैराबोला होगा, एलिप्स होगा और हाइपरबोला होगा। ठीक है जी बेटा, इन डिटेल हम लोगों ने इन दो चैप्टर के अंदर इन शेप्स को पढ़ना है। अब वो चीजों को समझने के लिए जरा हम एक कोन भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा, एक कोन होती क्या है वैसे? आप मुझे बताएं। एक कोन इस तरीके से नहीं होती, ये। ठीक है ना बेटा, एक कोन हो गई। सही जी, अब उस कोन को हम ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो ये एक कोन है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये आपको समझ आ गई होगी, ये एक हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर ली है? कोन। सही जी बेटा, अब इस कोन के हमने क्या किया, ये आपके पास एक कोन आ गई, इसकी एक डबल कोन हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। सही जी बेटा, इस कोन को समझना जरूरी है ताकि आप इस चैप्टर के बेसिक्स अच्छे तरीके से ले सके। ठीक है जी स्टूडेंट, अब इस कोन का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है जी बेटा, जिसको हम वी से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सही जी बेटा, ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट से ऊपर से एक लाइन गुजर रही होती है, हम इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ कोन। ठीक है जी बेटा, इसको समझ लेगा क्योंकि ये जो चीज़ होंगी आगे काम आ रही होंगी इन नाम्स, तो इजी रहेगा आपके लिए। एक कोन के अंदर वर्टेक्स होता है और एक्सिस ऑफ कोन होता है। अगर अब हम इस कोन को, ठीक है जी बेटा, अगर हम इस कोन को डिफरेंट एंगल या डिफरेंट पोजीशन से काटें तो कुछ कर्व निकल कर आएंगे। वो कर्व को हम लोगों ने पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। साल के तौर पर अब उसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे आपके पास एक ये कॉन्स ले ली हैं। ठीक है जी बेटा, अब हम समझते हैं कि ये कॉन्स को हम कैसे कट करेंगे और क्या कर्व निकलेंगे और उन कर्व को हमने क्या कहना है। ठीक है जी बेटा, चलें जी आ जाए। सबसे पहले हम आते हैं, ये कोन को जरा देख लिया मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। एक्सिस ऑफ कोन ये लाइन है, वर्टिस ये जो पॉइंट होता है ये हो गया। इस बात को आप समझ लेगा। अच्छा, एक छोटी सी एक और चीज बता दूं, मिसाल के तौर पे ये जो कोन है ना, ये कोन क्या है? इसके अंदर जो एक्सिस ऑफ कोन है ये क्या 90 का एंगल बना रहा है बेस से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर। ठीक है जी, राइट सर्कुलर कोन भी बोल रहे होते हैं। सही ना बेटा, इस चीज को भी याद रख लेना, कहीं एमसीक्यूज में टेढ़ा मेढ़ा कहीं घूम घाम के आ जाए तो राइट सर्कुलर कोन क्यों बोलते हैं? बेसिकली ये खड़ी हुई है, हम इसको ऐसी कोन को नहीं पढ़ रहे, इस तरीके से कोन को, लेटी हुई कोन या पड़ी हुई कोन को नहीं पढ़ रहे, हम राइट सर्कुलर कोन को पढ़ रहे हैं जिससे कर्व निकल के आते हैं। सही ना, ये छोटी सी एक चीज है। क्यों राइट सर्कुलर कहते हैं? इसके जो एक्सिस ऑफ कोन होता है वो 90 का एंगल बना रहा होता है बेस से। सही ना बेटा? अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी रियलिटी के ऊपर। भाई हमने अभी डिस्कस कर लिया कि चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं सर्कल। अब सर्कल होता, कोनिक सेक्शन होता है, आता कहां से है स्टूडेंट? अगर एक कोन है, ठीक है जी बेटा, इस कोन को अगर मैं इस तरीके से कट कर दूं, सही जी बेटा, यहां से कट करता हूं। सही जी बेटा, इस कोन को मैंने अगर कट कर दिया, सही जी बेटा, अब ये कोन को मैंने किस तरीके से कट किया है? इस कोन को मैंने परपेंडिकुलर कट किया है। किससे? एक्सिस ऑफ कोन से। एक्सिस ऑफ कोन मेरे पास ये रही और इसको मैंने परपेंडिकुलर कट किया है। ठीक है जी बेटा, अब मैंने इसको जब कट किया तो यहाँ पे मेरे पास एक शेप बनकर आएगी। सही जी, इस कट करने का ऊपर का पोर्शन मैंने हटाया तो अंदर से मेरे पास एक शेप, सर्कुलर शेप मुझे नजर आएगी। सही जी बेटा, ये जो सर्कुलर शेप होगी इस शेप को हम बोलते हैं सर्कल। सही जी बेटा, फिर सर्कल के हम अब यही चीज जो है हम लोगों ने अपने क्या करनी है चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़नी है, सर्कल।
अब इसके अलावा अब आते हैं अगला चैप्टर नंबर 9 के अंदर। मिसाल के तौर पे इस कोर्स को इस पैराबोला पे बात पे आते हैं। पहले हम इलिप्स के ऊपर बात करते हैं। अब अगर सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक कोन को मैंने क्या काटा, वर्टिकली काटा एक्सिस से। अब इसी तरीके से अगर मैं थोड़ा सा टिल कर दूं, सही जी बेटा, थोड़ा सा मैंने टिल कर दिया, मिसाल के तौर पे इस तरीके से कर दिया, सही जी, तो इसको मैंने कट किया, सही जी बेटा, ये मैंने कट किया तो यहाँ से मेरे पास एक शेप बनकर आएगी। वो जो शेप होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, ओवल शेप में होगी। इस शेप को हम बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स। सही जी बेटा, इतनी बात हो गई। अच्छा जी, सर्कल शेप हो गई। एलिप्स किस तरह की शेप होती है? ओवल शेप होती है। ये कब निकल कर आती है? जब हम इसको थोड़ा सा टिल करके काटते हैं। सही जी बेटा। कोन को, अब इसी तरीके से पैराबोला कब निकलती है? पैराबोला जब निकलती है जब हम एक कोन को कैसे काटें, 45 डिग्री पे काटें। तो भाई 45 डिग्री पे काट देते हैं। ये 45 डिग्री पे मैंने अगर इसको कट कर दिया, सही जी स्टूडेंट, तो यहाँ से आप जरा देखिएगा, ये जो मैंने कट किया है ये एक चीज निकल कर आएगी। सही जी बेटा, इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। अगर इसको मैं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह की शेप बन रही होगी, ये जो कर्व आ रहा है। सही जी बेटा, तो इस कर्व को हम बोलते हैं पैराबोला। जब हम एक कोन को क्या करते हैं, 45 डिग्री पे कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, सेक्शन करते हैं, तो वहां से हमारे पास जो शेप बन के आती है पैराबोला शेप बन के आती है। इसी तरीके से अब हाइपरबोला शेप कैसे बनती है? हाइपरबोला शेप जब बनती है जब एक्सिस ऑफ कोन के पैरेलल हम बिल्कुल कट कर दें। सही जी बेटा, तो जब मैंने इसको कट कर दिया, तो कट करने के बाद यहां पे आप जरा देखें, ये कट कर दिया, कैसे कट कर दिया? बिल्कुल पैरेलल एक्सिस के कट किया। तो यहां पे आपके पास एक कर्व ये बनेगा और दूसरा कर्व आपके पास यहां पे बन रहा होगा। सही जी बेटा, तो इसको मैं अगर अच्छे तरीके से ड्रॉ करके बता दूं अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, तो एक कर्व यूं आ रहा है ऊपर वाला और एक कर्व नीचे आ रहा है ये वाला। सही जी बेटा, अब यहाँ पे हम एक चीज को समझते हैं कि भाई अगर एक कोन को मैंने क्या करा, एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा, मेरे पास कौन सी शेप निकल के आती है? सर्कल। इसी तरीके से अगर एक कोन को मैं थोड़ा सा टिल करके कट करूं तो मेरे पास एक सर्कल निकल के आती है, एलिप्स। फिर इसी तरीके से एक कोन को अगर मैं 45 डिग्री पे कट करूं तो मेरे पास क्या शेप निकल के आती है? पैराबोला। और इसी तरीके से जब मैं अगर अपनी, मेरा मोबाइल बच रहा है, मैं इसको कट कर दूं, एक मिनट रुकेगा। अच्छा, तो भाई इसी तरीके से एक कोन को अगर मैं एक्सिस के क्या करूं, पैरेलल कट कर दूं, तो वहां से जो मेरे पास कर्व निकलेगा वो निकलेगा हाइपरबोला। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हम लोगों ने सर्कल को पढ़ना है इन डिटेल, और फिर इसके बाद हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 9, उसके अंदर हमने पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को पढ़ना है। ये पैराबोला, एलिप्स, ये जो शेप्स हैं, इन शेप्स को इन डिटेल राम सुकून से पढ़ेंगे। अगर तुम अभी से टेंशन ले रहे हो कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सिर्फ आइडिया देना था कि ये शेप्स आती कैसे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर सर्कल और पैराबोला, हाइपरबोला, ये आपके पास कॉनिक सेक्शन के अंदर आता है। तो कॉनिक कोन को जब हम कट करते हैं, सेक्शन करते हैं, तो वहां से कुछ कर्व निकलते हैं। तो वो कर्व जो निकलते हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिया कि आपके बेसिक क्लियरों की ये जो शेप्स आई हुई है कहां से आई हुई है। ठीक है जी बेटा, फिलहाल तो हम लोगों ने अपना बड़ा ही आसान और हलवा चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8 सर्कल। ठीक है जी बेटा, इसको जरा, इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके बिल्कुल बेसिक डेवलप करेगा बड़े मेन क्वेश्चंस को करने के लिए, जो कि पेपर में आएंगे भी। सही है ना बेटा? तो यहाँ पे हमने अपनी बेसिक डिस्कशन कर ली है। अब थोड़ा आगे चलते हैं सर्कल की तरफ। सही है, तो भाई सर्कल पे आ जाए। यार अजान भी हो रही है, अजान होने दे फिर मैं आपके पास आता हूँ। स्टूडेंट, तो अब आ जाए बाकायदा हम अपने चैप्टर नंबर 8 का आगाज करने जा रहे हैं। कुछ बेसिक डिस्कशन को करेंगे जो कि आपको आगे काम आने वाली है। तो भाई चैप्टर नंबर 8 सर्कल है। अच्छा, एक छोटी बात बता दूं, अभी जो मैंने प्रीवियस डिस्कशन करी, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो टेंशन मत लेना, क्योंकि वो तमाम चीज़ें आपके पास आगे आ रही होंगी और उनको इन डिटेल तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है। सही है, फिलहाल चलते हैं चैप्टर नंबर 8 सर्कल। सर्कल चैप्टर को हम इन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सही जी बेटा, तो सबसे पहले आते हैं सर्कल क्या होता है, क्या शेप होती है, जरा वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर बाद में बाकी बात करते हैं। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हम कॉमनली एक चीज डिस्कस यूज करते हैं, वो क्या होती है? कंपास। तो भाई इस कंपास से मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नजर आए और जो चीजें मुझे बताना चाह रहा हूँ वो इजी तरीके से समझ पाए। ठीक है जी बेटा, ये क्या आ गया? एक सर्कल आ गया। सही जी बेटा, सर्कल हम एक ऐसी शेप को बोलते हैं। सबसे पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको बताऊंगा कि सर्कल के अंदर क्या होती हैं, ताकि इन फ्यूचर जब हम क्वेश्चन यूज कर रहे हो वो टर्मिनोलॉजीज आ रही हो तो आप उस क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाए। ठीक है ना, उस टर्मिनोलॉजीज में ना फंस जाएंगे क्या है। सही है, ठीक है जी बेटा। तो भाई सबसे पहली चीज,
हम चैप्टर नंबर 8 सर्कल को स्टार्ट करना चाहते हैं। अब सर्कल शेप क्या होती है जरा वो देख लेते हैं। सर्कल शेप एक इस तरह की शेप होती है, सही जी बेटा। उसके बीच में एक सेंटर होता है, सही जी बेटा। एक सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है, सरकमफेरेंस होती है, तमाम चीजें। सर्कल शेप कहते किसको है जरा वो समझते हैं। स्टूडेंट सर्कल शेप ऐसी शेप को बोलते हैं कि मिसाल के तौर पे ये पेन ले लेता हूं। एक ऐसी शेप है उसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूं और एक फिक्स पॉइंट लूं, वहां से लेके उस तक का जो डिस्टेंस होगा, और उसी शेप में कभी भी कहीं से भी कोई भी पॉइंट ले लूं। मिसाल के तौर पे ये ले लेता हूं, इसी तरीके से यहां से ले लेता हूं, इसी तरीके से यहां से ले लेता हूं, कहीं से भी कोई भी पॉइंट ले लूं उस शेप से एक फिक्स पॉइंट तक, वो जो डिस्टेंस होंगे वो क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। तो ऐसी शेप को हम बोलते हैं सर्कल, सही जी बेटा। सर्कल की मेन जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये हो गया। अब आते हैं सर्कल की कुछ टर्मिनोलॉजीज पे। बेटा ये हमारे पास एक आ गया सर्कल, सही है बेटा। इस सर्कल की जो बाउंड्री होती है इसको हम बोल रहे होते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोल रहे होते हैं, सरकमफेरेंस, CIR, सरकमफेरेंस, सही है बेटा। एक सर्कल की बाउंड्री को सरकमफेरेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद उस सर्कल का यकीनन एक फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सी से प्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं शो भी कर देता हूँ, सी किसको प्रेजेंट कर रहा है, सेंटर को प्रेजेंट कर रहा है, सही जी बेटा। एक सर्कल है उसके अंदर यकीनन सी, एक जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम सेंटर कहते हैं, ठीक है जी। सरकमफेरेंस हो गया, सर्कल हो गया। अब इसके बाद आगे क्या बात करनी है उसके ऊपर आते हैं। स्टूडेंट अगर एक लाइन इस सेंटर के ऊपर से गुजरे, सही जी बेटा, अगर एक लाइन इस सेंटर के ऊपर से गुजरे और वह सरकमफेरेंस ही तक रहे तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, सही जी बेटा। तो इसको यहां से लेके यहां तक, सही जी बेटा, ये तो इसको यहां पे हम शो करते हैं। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, डायामीटर, सही जी बेटा। इसको हम मोस्टली प्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से या स्मॉल डी से। मोस्टली आपकी बुक के अंदर स्मॉल डी को यूज किया गया है डायमीटर को यूज करने के लिए, तो हम भी स्मॉल डी ही प्रेजेंट कर रहे होंगे। डायमीटर कौन सी लाइन को बोलते हैं, एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो कि सेंटर से गुजरती हो और वो सरकमफेरेंस को टच करती हो, सरकमफेरेंस से बाहर नहीं जाती हो, सही जी। फिर इसके बाद हम एक चीज डिस्कस करते हैं, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। सेंटर हमारे पास ये था, सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, सही जी बेटा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, बात एक ही है। सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके दूसरे सरकमफेरेंस तक डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस, सही जी बेटा। तो इस हम लिख भी देते हैं रेडियस, सही जी बेटा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस या यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस से प्रेजेंट कर रहे होते हैं, सही जी बेटा। तो रेडियस को हम स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों से प्रेजेंट कर होते हैं। अगेन आपकी बुक के अंदर स्मॉल आर को प्रेजेंट किया गया है, रेडियस है तो हम मोस्टली रेडियस को स्मॉल आर से प्रेजेंट कर रहे होते होंगे, ठीक है जी बेटा। तो यहाँ पे आगे आपको ये पता चल गया कि सर्कल के अंदर रेडियस और डायमीटर का क्या कॉन्सेप्ट है वो हो गया। अब इसके बाद एक चीज पढ़ते हैं सर्कल के अंदर, वो एक चीज पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे एक लाइन लेता हूं, सही जी बेटा। इस लाइन को मैं ड्रॉ करता हूं, ये अब एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, सेंटर से नहीं गुजर रही, एक लाइन है जो सेंटर से अवे कहीं गुजर रही हो। मिसाल के तौर पे ये मैंने ले लिया जो कि क्या हो, सरकमफेरेंस के अंदर ही हो, सरकमफेरेंस को ही टच कर रही हो। ऐसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, चोट कहते हैं, CHORD, चोट। कहीं चोट कहा जाता है, कहीं कोट कहा जाता है, जो आपको पढ़ाया जाए आप वो करें, ठीक है जी। हम चोट और कोट दोनों कह रहे होंगे, सही जी बेटा। अब कोड या चोट किस लाइन को बोलते हैं, एक ऐसी लाइन को बोलते हैं जो कि सेंटर से अवे, सर्कल के अंदर सेंटर से अवे हो और सरकमफेरेंस के अंदर ही हो, ऐसी लाइन को चोट कहा जाता है। अब इधर जरा देखते हैं एक और चीज को। मिसाल के तौर पे ये चोट था, अब चोट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने क्या बनाया, चोट बना दिया, क्यों, क्योंकि सेंटर से कहीं अवे एक लाइन है और सरकमफेरेंस के अंदर है। अगर इस लाइन को मैं लेंथी कर दूं, सही जी, लेंथी का मतलब है कि ये सरकमफेरेंस पे ना रुके, सरकमफेरेंस से बाहर कहीं हो, तो भाई ऐसी लाइन को हम कहते हैं, ये हमारे पास सेकंड है। क्या है, सेकंड। ऐसी लाइन को हम सेकंड कहते हैं, सही जी बेटा। ये तमाम टर्मिनोलॉजीज, ये तमाम लाइनें, ये तमाम कॉन्सेप्ट हमें आगे काम आएंगे, तो कोशिश करें इनको नोट करने, सही है, जो आपके हेल्पफुल रहेंगे। अच्छा ये हो गया। एक और लास्ट चीज समझ लें, वो भी आपके आ जाए। एक सर्कल है, इस सर्कल का ये सरकमफेरेंस है और इस सरकमफेरेंस में एक कोई पॉइंट होगा छोटा सा। अब इस पॉइंट के ऊपर से एक लाइन टच करते हुए जाए, सही जी, ये लाइन चली गई, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट।
सही जी, यहाँ तक हमारी बातें आगे समझ लें कि जो सर्कल से रिलेटेड जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी मोटी बातें थी वो आपको मैंने बता दी और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ आ गई भी होंगी। सही जी, यहाँ तक बातें हो गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेन जो समझ लें, यहाँ तक समझ ली ना बातें, समझ ली ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस हो चुकी हैं। अब हम जो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको समझाने के लिए चलें ये पेपर ले लेता हूँ। समझ लो बेटा कि अब मैं जो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना वो मेन है। बेसिकली चैप्टर नंबर 8 के अंदर सर्कल चैप्टर है। सर्कल के अंदर इस चैप्टर पूरे चैप्टर के अंदर ना हमें इक्वेशन क्या मालूम करनी, इक्वेशन ऑफ सर्कल्स मालूम करके देनी है। ठीक है जी बेटा, कहीं हमें बिल्कुल सिंपल चीजें दे दी जाएंगी, कहीं हमें कंडीशन दे दी जाएगी, तो उनको यूज करते हुए हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल ही मोस्टली इस चैप्टर के अंदर निकाल के देनी है। सही है जी, तो सर्कल ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए दो इक्वेशन आपकी बुक के अंदर बताई हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड, ठीक है जी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है जी बेटा, और फिर इसके बाद में हमें बताई गई है जनरल, ठीक है जी बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है जी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, मोस्टली ये दोनों इक्वेशन अगर आपको याद हो गई, इनका कॉन्सेप्ट बेसिक अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। समझ आ गया, चैप्टर हलवा है, समझ लो हलवा, ठीक है ना। तो अब जरा आ जाओ, तो मेन तुम्हें बात समझ आ गई कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमें सर्कल ऑफ इक्वेशन ही पढ़नी है। सर्कल ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की जो इक्वेशन होती है इनका पता होना चाहिए, क्योंकि इन मेनली पूरे चैप्टर के अंदर इन दो इक्वेशन को यूज करते हुए ही हम लोगों ने अपने मोस्टली तमाम जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर दे रहे होंगे। और मोस्टली जो क्वेश्चन आपके पास मतलब कि पेपर में आएंगे, आप देख लीजिएगा यही दो क्वेश्चन आपको हो ही नहीं सकता कि वो क्वेश्चन हो इन दो इक्वेशन को यूज किए बगैर हो रहा हो। तो पहले इन इक्वेशन को समझ लें कि ये इक्वेशन जो है कहां से ड्राइव हुई है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, ताकि जब हम इनका क्वेश्चन में यूज कर रहे हो तो आपके लिए आसानी हो। मुझे पता है कि अक्सर बच्चे यहाँ पे पक रहे होंगे कि भाई हम बहुत लंबी खींच रहा हूँ, लेकिन ये जो लंबी खींच रहा हूँ आपके फायदे के लिए खींच रहा हूँ, इतनी लंबी कर रहा हूँ कि ये जो डिस्कशन कर लूंगा आपको देखिएगा कितने फायदे में रहेंगे। अक्सर बच्चों का माइंड होता है, मैं टीचिंग करता हूँ मुझे पता है, तो आवाजार हो जाते हैं, लेकिन भाई मुझे बताना है आपका फायदा है। सही है, आ जाए। तो भाई सबसे पहले हम लोग जो हमें पता चल गया कि हमने सर्कल ऑफ इक्वेशन मालूम करनी है चैप्टर के अंदर, तो मेनली दो इक्वेशन पढ़नी है। तो दो इक्वेशन के अंदर सबसे पहली इक्वेशन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड। ठीक है जी बेटा, तो भाई स्टैंडर्ड इसको काट देते हैं, कौन सी स्टैंडर्ड, STA, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन सर्कल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सही जी बेटा, सबसे पहले हम ये पढ़ें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले एक सर्कुलर शेप ड्रॉ कर लेते हैं। बेटा ये एक सर्कल है, सही जी, इस सर्कल का एक सेंटर, इसको मैं C कह देता हूं, और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं P। सही जी बेटा, इस पॉइंट को P को मैं X, Y कह देता हूं, ठीक है, लेट कर लेता हूं इस पॉइंट को, और ये जो सेंटर है इसको मैं H, K कह लेता हूं। सही जी बेटा, अब हमें क्या करना है, सही जी बेटा, ये एक पॉइंट है। अब मुझे पता है कि ये एक सर्कल है, सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है यहां से लेके यहां तक, सही, यहां से लेके यहां तक, ठीक है जी, इस डिस्टेंस को मैं क्या कहता हूं, रेडियस कहता हूं। इतनी बात क्लियर है, सही जी बेटा। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। स्टूडेंट, अगर ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट के दरमियान में अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकता हूं। अगर दो पॉइंट मुझे पता हो तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सही जी स्टूडेंट, अब ये जो डिस्टेंस है हम इसके ऊपर लगाते हैं, जरा कैसे लगाएंगे। दो पॉइंट कौन से यूज कर रहे हैं, पहला पॉइंट हमारे पास P है, पहला पॉइंट सॉरी C से ले लेते हैं, सेंटर है। सही जी बेटा, पहला पॉइंट हम सेंटर ले लेते हैं H, K। सही जी बेटा, और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं P, वो क्या है हमारे पास X, Y लिया है। सही जी बेटा, पहले वाले पॉइंट को X, Y1, दूसरे वाले पॉइंट को X2, Y2 कहते हैं। इस पॉइंट को जरा इधर पुट करें, D इजिकल टू, अच्छा D जो है दो पॉइंट कौन से, P और C के दरमियान में, तो D किसके इक्वल हो जाएगा, CP। सही जी बेटा, CP, पहले C पॉइंट था, फिर हमारा पहले C पॉइंट था फिर P था, तो हम डिस्टेंस निकाले हैं CP पॉइंट के दरमियान में। तो ये कौन से फार्मूले को यूज करते हुए, डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए। तो x2 की वैल्यू हमारे पास x है, माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास किसको प्रेजेंट कर रही है, h को, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 किसको प्रेजेंट कर रहा है, y को, और माइनस y1 किसको प्रेजेंट कर रहा है, k को, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है। इतनी बात क्लियर है।
अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज बताएं कि यहाँ सीपी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है? रेडियस को। रेडियस क्या होता है? सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस। तो ये सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? ये रेडियस है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो बेसिकली सीपी पॉइंट के दरमियान में, वो किसके दरमियान में? आर के इक्वल है रेडियस के। तो लिहाजा हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी जगह आर लिख देंगे एंड इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई? सही जी बेटा, अपना बिल्कुल बेसिक डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए हमने यहाँ तक काम किया। अब इसकी मैं आगे सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकता, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन को मजीद करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। ठीक है जी, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जैसे ही करता हूँ तो इसके ऊपर स्क्वायर आ गया और इक्वल टू स्क्वायर इसके ऊपर भी आएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया। हमारे पास क्या आएगा? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। अब बेटा बेसिकली ये जो इक्वेशन बन गया है, इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिख लेता हूँ। कैसे सीधा करके लिखता हूँ? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। बेसिकली ये जो आपके पास इक्वेशन बन के आई है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है जी बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है जी बेटा, और इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये एक फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल की। सही जी बेटा, यहाँ पे सही जी बेटा, अब इसको याद कर लो। कुछ नहीं अभी समझ आ रहा, इसको याद कर लो। और इसके अंदर ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर आपके पास जो सेंटर होता है वो क्या होता है? वो सेंटर सी से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है एच कोमा के। सही जी बेटा, और उसके अलावा आर जो होता है वो आपके पास होता है रेडियस। सही जी बेटा, सिर्फ आपको भी ये पता होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को याद करो। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। आर किसको प्रेजेंट करता है? रेडियस को। और एच और के किसको प्रेजेंट करते हैं? वर्टिसेस ऑफ सेंटर एच कोमा के। इतनी सी बात याद कर लो। इसके अंदर हम इस इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे सर्कल ऑफ इक्वेशन मालूम करने के लिए, उसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। मोस्टली आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि एक सर्कल है, उसका सेंटर जो है वो क्या है? 2,3। सही जी बेटा, और उस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस जो होगा वो बोलेगा आपके पास 2 है। तो आपको कहा जाएगा कि भाई उस एक सर्कल का सेंटर और रेडियस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इक्वेशन मालूम करके दें। तो आपने क्या करना है? जब भी आपको क्वेश्चन में सेंटर और रेडियस दिया जाए, आपने आंखें बंद करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज कर लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या कहती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए h और k क्या होते हैं? सेंटर। तो सेंटर मेरे पास दिया है ये h कोमा k और r आपके पास आगा। आपने कुछ नहीं करना, x माइनस h की वैल्यू किसको प्रेजेंट करिए? 2 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस k किसको प्रेजेंट कर रहा है? 3 को। आपने यहाँ पे पुट कर देना है और इसके ऊपर होल स्क्वायर है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और r आपके पास क्या था? 2 था और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। सही जी बेटा, आपके पास ये जो इक्वेशन बनकर आ गई है, इसको एक्सपेंड कर दें। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, इसको कर देते हैं a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और इसी तरीके से y स्क्वायर 3y एंड प्लस 9 इक्वल टू 2 का स्क्वायर किया 4। मैंने इसको और इसको होल फार्मूला से एक्सपेंड कर दिया, ये आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 4x फिर माइनस 9y और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, प्लस इधर आके माइनस होगा, ये प्लस और ये प्लस का 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 9 सिंपल बचा रहेगा और इक्वल टू 0। अब आपके पास ये जो इक्वेशन निकल के आई है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यही आपको कहा गया था, यही आपका आंसर है। तो कॉमनली आपके पास ये एक आम सा एमसीक्यूज होता है और एक ये जो बेसिक एक छोटी सी चीज मैंने आपको बताई है, ये हमारे बड़े पार्ट्स के अंदर यूज हो रही होगी, इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे होंगे। सही है ना बेटा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को यूज करते हुए सर्कल ऑफ इक्वेशन मालूम कर ली, वो है ये। पहले हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख लिया, फिर एक्स और वाई की वैल्यूज लिख ली और फिर इन दी एंड हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म बची हमने उनको यहाँ पे लिख लिया। सही है जी स्टूडेंट? तो यहाँ पे आके हम लोगों ने अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस कर लिया। यहाँ पे आपको सिर्फ इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का ये फार्मूला एक तरीके से बोल दिया जाए, ये पता होनी चाहिए और ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इस फार्मूले के अंदर एच और के किसको प्रेजेंट करता है? सेंटर को, और आर हमारा होता है रेडियस को। और ये सेंटर कहाँ से निकल के आया, इसकी शेप क्या थी, ये डेरिवेशन भी करके बता दी ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। सही है? यहां तक हो गई हमारी एक चीज। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। उसके लिए मुझे एक पेपर की जरूरत होगी, वो पेपर मैं ले लेता हूं अपना, ये पड़ा हुआ है, रुकिए इसको निकाल लेते हैं। ये अच्छा जी भाई, अब मुझे क्या किया हमने,
एक इक्वेशन अपनी डिस्कस कर ली, अब इसके बाद दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उसको डिस्कस करते हैं जो कि हमें यूज़ होगी। सही जी बेटा, तो उसके ऊपर आ जाते हैं, वो भी डिस्कस करनी है। सही है जी। अच्छा जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हो गई। अब दूसरी नंबर पे जो हम लोगों को करनी है वो करनी है जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है जी, अब काटा पीटी क्या करूं, एक ही बात है। अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, उसके ऊपर आते हैं। तो उसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन लेनी होगी। तो मैं क्या करता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन ले लेता हूं। ठीक है ना बेटा, तो वो मुझे क्या कहती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। इतनी बात क्लियर है। सही जी बेटा, ये मुझे कहती है। अगर स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को मैं एक्सपेंड कर दूं मिसाल के तौर पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, तो मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन निकल कर आ जाती है। सही जी, तो कैसे आएगी जरा उसको भी देख लेते हैं, और वो क्या फार्मूला बनता है उसको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, और उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, जो आपके फायदे में ही रहने वाला है। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab, a हमारे पास h और एक्स बी मेरे पास ये आ गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हम लिख लेते हैं, फिर बी का स्क्वायर करना होता है तो बी की जगह एच है तो उसका स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं तो वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद में यहाँ पे माइनस 2ab, तो ए बी को हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले हम के वाई को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बी का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर वाई स्क्वायर की वैल्यू। सही जी, फिर इसके बाद माइनस 2hx, फिर इसके बाद में माइनस 2ky, और फिर उसके बाद ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसके बाद में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सही जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेसिकली यह आपने इसको एक्सपेंड किया, आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आनी चाहिए। लेकिन आपकी बुक में क्या कहा गया, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, आंसर मोस्टली पॉजिटिव बनाए जाते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास सेंटर होता है, CE सेंटर जो होता है उसको हम लेते हैं माइनस जी एंड माइनस एफ। सही जी बेटा, ये क्यों लेते हैं अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर सेंटर क्या लिया था, हमने वहां पे सेंटर लेट किए थे h कोमा k को। सही जी बेटा, अब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना रहे हैं और यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेंटर को माइनस जी और माइनस एफ। तो h की जगह माइनस जी और k की जगह माइनस एफ को पुट कर देते हैं। सही बेटा, तो इससे क्या होगा, एक चीज होगी आपको समझ आएगी अभी। एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2h x, h की जगह क्या आएगा, माइनस का g। ठीक है जी बेटा, ये मैं क्यों डाल रहा हूं, ये इसलिए डाल रहा हूं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है ये खत्म हो जाए। सही जी बेटा, फिर आगे चलते हैं माइनस 2k, k की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस f, फिर y, फिर इसी तरीके से y, h की जगह क्या आएगा, h की जगह माइनस का g। सही जी बेटा, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर, फिर प्लस k, k की जगह हमारे पास क्या आएगा, माइनस f, तो ये माइनस f लिखा और उसका स्क्वायर और इक्वल टू r का स्क्वायर। हमने अभी तक क्या किया, हमने ली थी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद हमें जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनानी थी, तो उसके अंदर हमें नेगेटिव साइन नहीं चाहिए थे, तो इसीलिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर सेंटर को लेट कर लिया माइनस जी एंड माइनस एफ। तो लिहाजा हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी उधर जो सेंटर था वो h कोमा k था। जनरल फॉर्म बनानी है तो इसके लिए हमने माइनस जी और माइनस एफ ले लिया, तो लिहाजा h की जगह माइनस जी और k की जगह f पुट कर दिया इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2gx, फिर इसके बाद में माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया प्लस 2fy, और इधर जरा देखें ये माइनस जी स्क्वायर है तो जी के ऊपर माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या है वैल्यू स्क्वायर है, तो स्क्वायर नेगेटिव साइन को खा जाता है। इसी तरीके से माइनस का एफ है, ऊपर स्क्वायर है तो वो खत्म होके ये एफ स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव एंड आर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है क्लियर होगी। अब जरा आ जाए थोड़ी एक और चीज के ऊपर, वो क्या है जरा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस का इक्वल के साइड पे लेके आता हूं माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट
अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो क्या चीज़ है ज़रा देखो स्टूडेंट। ये जो पूरी वैल्यू ये कांस्टेंट को प्रेजेंट करिए, ठीक है ना। जी स्क्वायर बेसिकली एक नंबर होगा, एफ होगा और आर भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये किसको प्रेजेंट करिए, एक सी कांस्टेंट नंबर को प्रेजेंट करिए। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सही जी बेटा, यहाँ से ये मैंने एक फार्मूला को लेट कर लिया। तो इस पूरे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को मैं क्या पुट कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ सी। सही जी बेटा, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म ही आएंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इस पूरी की जगह मैंने क्या पुट करना है, सी पुट करना है, क्योंकि ये तमाम इक्वल होंगे कांस्टेंट नंबर के। तो लिहाजा इतनी बड़ी इक्वेशन के लिए मैं एक छोटा सा टर्म यूज कर लेता हूँ। सही जी बेटा। तो बेटा ये जो इक्वेशन आपके पास बन कर आई है, ये आपके पास आई है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब इसको याद कर लें। अब मुझे अच्छे तरीके से याद था कि जिस दिन हमें ये टीचर ने हमें पढ़ाई थी ना, तो ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इतना बड़ा फार्मूला देख के मैं तो घबरा गया था। सही है भाई। तो यार जब मैं घबरा गया तो मैंने क्या किया, टीचर से यही कहा कि सर मैं क्या करूं। बेटा सर ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा 5 बार 10 बार इसको लिखो, देख के लिखो, तो उसके बाद जुबानी लिखो। तो भाई याद हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इतनी सी बात है। सही है ना भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है, हलवा है। ठीक है ना भाई, याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। कितना आसान है, मुझे याद होगी, तुम्हें क्यों नहीं याद हो रही। लिखो 5 बार 10 बार लिखो, याद हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं याद हो रहा तो ठीक है, वैसे कोई इतनी मुश्किल की बात नहीं है, याद हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। सही है, तो उसके लिए मुझे एक पेपर की जरूरत पड़ेगी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं इस साइड के ऊपर। सही है ना बेटा। तो चलें हम यहाँ पे इसको फोल्ड करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई कि हम लोगों ने अभी एक चीज ड्राइव की है, जनरल क्या किया, जनरल, ठीक है जी बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। ठीक है जी बेटा, इक्वेशन। अच्छा जी, वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। इसके अंदर जो काम आपको समझने वाला है ना, वो सबसे पहला है कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर जो हमारा सेंटर होता है, वो सेंटर क्या होता है, -g और -f। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने एक फार्मूला यूज किया था, फार्मूला या एक फॉर्म यूज की थी, सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। जी और एफ हमारे पास क्या होते हैं, सेंटर के पॉइंट्स होते हैं, वहां से निकल के आता है। आर हमारे पास रेडियस होता है सर्कल का। बेसिकली बेटा ये जो एक फार्मूला है, ये फार्मूला को हम अलहदा कहीं यूज कर रहे होंगे क्वेश्चंस के अंदर, तो इस फार्मूले को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है इसको। और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि ऑलमोस्ट क्या मोस्टली आ रहे होते हैं आपके पास, तो उसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये हो गई। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर सेंटर ये होता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं इस फार्मूले में। इस फार्मूले को हमने कहाँ यूज किया था कि ये जो पूरी थी कांस्टेंट के टर्म की थी, तो लिहाजा मैंने सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लिया। अभी इसी फार्मूले को यूज करते हुए ना आपके अंदर कुछ एमसीक्यूज आते हैं, और इन फॉर्म को हमें यूज भी करना होता है। कैसे जरा देखिएगा, ये माइनस का है, इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ, आर स्क्वायर प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये माइनस का सी। ये माइनस का था, इक्वल के साइड पे आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था, इक्वल के उस साइड पे जाके ये माइनस का सी हो गया। तो यहाँ पे आके आपके पास एक और नया फार्मूला बन के आ गया। सही जी। इसी तरीके से मुझे पता है कि आर है, तो आर का स्क्वायर है बेसिकली, तो मतलब कि आर है तो इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लूँ, तो आर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर आर बच जाएगा। और इसी तरीके से इसके ऊपर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो यहाँ पे आपके पास इसके ऊपर तो होल स्क्वायर रूट आएगा, कोई खत्म होने की बात नहीं है। तो यहाँ से आके आपके पास एक और फार्मूला आ गया। तो आपके पास बुक के आपके जो पेपर थे प्रीवियस बुक के अंदर ये टॉपिक था, ये पूरा चैप्टर डट्टो का डट्टो था। और वहां पे आप देखेंगे ये एमसीक्यूज कॉमनली, एमसीक्यूज का मतलब कि हर 2-1 साल बाद में ये रिपीट हुआ होता। और ये फार्मूला क्या था, ये फार्मूला ये था। इसको थोड़ा सा इसके साथ खेल खूल के ना ये फॉर्म बनाई हुई थी। अक्सर आपके पास क्वेश्चन में आ जाता था कि भाई सी किसके इक्वल होता है, और नीचे आपके पास फॉर्म लिखी होती थी, कोई प्लस माइनस कुछ कर दिया कुछ कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि सी किसके इक्वल होता है, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। इसी तरीके से इस फार्मूला को थोड़ा सा रद्दो बदल कर दिया तो ये कुछ यूं बन जाएगा। सही जी। और इसके ऊपर कभी आपके पास आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके। आर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इसके। सही है ना। इस कॉन्सेप्ट को जरूर यूज कर लेना, इस चीज को जरूर देख लेना।
ठीक है। अच्छा, यहाँ तक होगी। और इसके अलावा इन फार्मूलाज को भी मेन अगर हकीकत बताऊँ ना, तुम्हें अगर जो याद करना है वो तुम ना इस फार्मूले को याद कर लो, ठीक है। क्योंकि इस फार्मूले को ना हम डायरेक्ट भी यूज कर रहे होंगे अक्सर जगह पे। क्या होगा कि हमें एक सर्कल का सेंटर दिया जाएगा और उसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म होगी इक्वेशन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, उस उधर से हमें कहा जाएगा कि एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जाएगी, उसके अंदर हमें सेंटर दिया जाएगा और बोलेगा कांस्टेंट टर्म हम ऑलमोस्ट निकाल लेंगे कंपेयर करके, कोई मसले की बात नहीं है। तो बेसिकली हमें जी और एफ की वैल्यू सेंटर से निकल जाएगी और सी एक कांस्टेंट टर्म होगी इक्वेशन की। उनको यूज करते हुए हमें कहा जाएगा कि उसका रेडियस निकालो। तो बेसिकली रेडियस निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर होंगे। तो डायरेक्ट इस फार्मूले को याद कर सको तो कर लो। और उसके अलावा ये फार्मूले की कुछ फॉर्म थी जो कि आपको एमसीक्यूज में मिल सकती है और आती भी है। तो यहाँ पे मैंने आपके तमाम चीजें क्लियर कर दी कि ताकि बच्चे परेशान ना हो। सही जी स्टूडेंट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब एक छोटी सी चीज रह गई। वो क्या चीज रह गई जरा देख लेते हैं। अब ना मैं बोलता हूँ कि ना जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को मोस्टली हमें कब यूज करना होगा उसके ऊपर आ जाते हैं, सही ना। अब मैं समझ लो कि अपने जो इस लेक्चर को, ये जो पूरा चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, इसको मैं समराइज करने जा रहा हूँ। कैसे बेटा, हम लोगों ने चैप्टर नंबर क्या पढ़ा, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, सही जी। इसका क्या नाम है, सर्कल। सर्कल की सबसे पहले हमने कुछ कंडीशन पढ़ी थी, वो उसको साइड पे रख दो। और उसके बाद हमने ये चीज पढ़ी कि भाई चैप्टर नंबर 8 जो है इसके अंदर हमें मोस्टली इक्वेशन ऑफ सर्कल मालूम करनी है। तो भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड, ठीक है जी बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन, ठीक है जी बेटा। और फिर उसके बाद हमने कौन सी पढ़नी है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। मोस्टली पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं दो इक्वेशन को यूज करते हुए सर्कल और इक्वेशन निकाल कर देनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन का क्या फार्मूला था, इसका फार्मूला था x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर। हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर सेंटर किसके इक्वल होता है, h कोमा के के। इसको जरूर समझ लेना। और इसी तरीके से जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सही जी बेटा। और जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर हमारा जो सेंटर होता है वो माइनस जी और माइनस एफ होता है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा क्या था, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये डायरेक्ट मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बता दिया कि इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा जो कि हमें काम आ रहा होगा। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ये होती है और इसके अंदर सेंटर h कोमा के होता है। और उसके अलावा जनरल जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है उसके ये फॉर्म होती है और उसके अंदर माइनस जी और माइनस एफ किसको प्रेजेंट कर रहा होता है, सेंटर्स के कोऑर्डिनेट को। और यहाँ से हमें एक फार्मूला यूज होगा जो कि हमें काम आ रहा होगा डायरेक्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में। तो काइंडली इसको भी याद कर लेगा। सही जी बेटा, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y, सही जी बेटा, एंड 20 दे देता हूँ और इक्वल टू 0। ये बेसिकली मैंने आपको एक क्या दी है, इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, सही जी बेटा। अब ओहो, इसके अंदर मैंने y की वैल्यू नहीं लिखी यार। चलो y की वैल्यू लिखता हूँ। यार एक चीज़ बतानी थी जो तुम्हें समझ आती, तुम्हारे फायदे की बात थी, जो तुम्हें कॉमन एक एमसीक्यूज आता है, अक्सर बच्चे उससे बड़ा परेशान होते हैं। तो इसीलिए वो बात समझाना चाह रहा था ताकि आगे तो आएगी, लेकिन अभी समझाता हूँ ताकि वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्या है जरा देखते हैं स्टूडेंट। अगर आपको जनरल फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि जनरल फॉर्म में मोस्टली कैसे यूज करती है, इसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x एंड 8y एंड 20 इक्वल टू 0। ये मैंने पास क्या लिए, एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ले ली। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का मतलब कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ले लिए जो कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर है। इसके अंदर मैं अगर बोलूँ आपके अंदर एक कॉमनली एमसीक्यूज आपके पास आता है और एक कॉमनली क्वेश्चन भी हमें यूज करना पड़ेगा। क्या, हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जाएगी, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल को पहचानने का एक तरीका ये होता है कि उसके अंदर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू होंगी और उनके अंदर ये जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है ना, याद रखना वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो वो हमें बनाना होगा, वो हम देख लेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इक्वेशन ऑफ सर्कल की, इसको जरा समझ लो। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर होगा, एक्स और वाई होगा, सही जी बेटा। और इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यूज नहीं होंगी। कोई भी इक्वेशन दे दे जिसके अंदर एक्स वाई मल्टीप्लाई की फॉर्म में होगा तो इसका मतलब वो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं होनी चाहिए, सही है। इससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू आ सकता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस 20 इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बोला कि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मुझे इससे सेंटर मालूम करके दें।
सही जी बेटा, ये कॉमन एमसीक्यूज है जो कि बच्चे परेशान होते हैं, मैं इनको समझाता हूँ। तो भाई सेंटर निकाल, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है तो सेंटर निकाल, सेंटर किसके इक्वल होता है, माइनस जी और माइनस एफ। सही जी बेटा, ये तमाम फार्मूला, ये तमाम कंडीशन जो है इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे तो फार्मूला शीट के ऊपर लिखा होगा। सही है ना, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो भाई अब हमने क्या करना है कि आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दी जाएगी और कहा जाएगा कि सेंटर मालूम करो। तो सेंटर मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल करना है, कंपेयर जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, ठीक है जी, प्लस सी इक्वल टू 0। आपके पास सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ठीक है, वाई स्क्वायर एंड प्लस 2gx प्लस 2fy। आपको यहाँ से एक जनरल फॉर्म, आपके पास जब इक्वेशन दे दिया है उससे सेंटर निकालने का तरीका क्या होता है जरा देखिए। आपने क्या करना है, इक्वेशन को कंपेयर करना है। साल के तौर पे एक्स स्क्वायर इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, वाई स्क्वायर खत्म कर दिया। फिर इसके बाद आ जाए एक्स और इधर एक्स, तो बेटा इधर जरा देखेंगे 4x इक्वल टू 2gx। इसी तरीके से यहाँ पे जरा देखें 2fy है और यहाँ पे y है, तो 8y इक्वल टू 2fy। मैंने इनको क्यों कंपेयर किया है, मैंने इसलिए कंपेयर किया है कि मुझे सेंटर चाहिए, सेंटर के अंदर माइनस जी और f होते हैं, तो लिहाजा g इसके अंदर भी है, f इसके अंदर भी है, तो g के x लिखा हुआ है, y लिखा है, तो लिहाजा मैंने इन टर्म्स को कंपेयर किया। x से x कटा 2 मल्टीप्लाई हो जाए, जाके डिवाइड कर दें, तो इसको मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे g आ जाएगा, तो g की क्या वैल्यू आई, g की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। यहाँ पे जरा देखें y से y कटा 2 मल्टीप्लाई हो जाके मैंने डिवाइड कर दिया, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो यहाँ पे आपके पास 4 आ जाएगा, तो f की वैल्यू क्या आ गई 4। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि सर सेंटर निकाल लिया, सेंटर 2 g f होता है, तो g की वैल्यू 2 है और f की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई ये माइनस है, तो लिहाजा इनके साथ माइनस का साइन लगाना वो भूल जाते हैं। g और f की तो वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन सेंटर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, तो उनके साथ साइन लगाना भूल जाते हैं, और वो आंसर जो होता है उनका जो गलत आंसर होता है वो भी एमसीक्यूज के अंदर होता है, और वो ये गलत करते हैं। सही है, तो इस छोटे से कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लेना है कि जो सेंटर होता है इन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर वो माइनस जी और माइनस एफ होता है, और सेंटर किस तरीके से निकाला जाता है, हम सिंपल कंपेयर कर रहे होते हैं। सही है ना, उस तरीके से ये तमाम चीजें जो होती हैं आगे हमारे यूज आ रही होंगी। अगर आपको चीजें क्लियर नहीं हुई तो इंशाल्लाह आगे जब हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे मजीद क्लियर, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। यहाँ पे मुझे दीजिएगा इजाजत, तमाम बेसिक चीजें जो है चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड, सर्कल चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस कर ली हैं। इंशाल्लाह आप जरा देखिएगा आगे चल के जब हम अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे होंगे तो आप कितने ही मजे से तमाम चीजें क्लियर और कॉन्सेप्चुअल समझ रहे होंगे। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ, मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सलमान एहसन, अल्लाह हाफिज।